वर्ड करना ही भूल गया। चलिए फटाफट बताएंगे, यस फास्ट एवरीवन। अरे नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाला फोर्स से ज्यादा होगा तभी तो नीचे आएगा, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ हो गया ना। अब दोनों इक्वेशन देखो मेरे पास आ गई, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे, देखिए किस तरीके से ऐड करेंगे, मजेदार बात, बिल्कुल बेहतरीन बात। लेट अस टॉक अबाउट दैट। तो 1 + 2 ये बना t - m1g बराबर m1a। ठीक है, दूसरा लिखेंगे m2g - t बराबर m2a। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किया, t से t कैंसल, जैसे ही सॉल्व करूंगा यहां बनेगा m2g - m1g इज इक्वल टू m1 + m2 इंटू a। सॉल्व करो, यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है m2 - m1 इंटू g डिवाइडेड बाय m1 + m2 एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इन दिस क्वेश्चन। अरे कुछ नहीं है बेटा, जब भी हमें फोर्स रिजॉल्व करना सीखना है, हमें एक्सेलरेशन निकालना सीखना है, कैसे निकालेंगे? आप सबसे पहले तो ये चेक करिए, आप सबसे पहले तो ये चेक करिए कि नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है। अगर आपने नेट फोर्स की डायरेक्शन निकाल ली, फिर आप उसको मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर पुट करिए एंड यू विल गेट द आंसर, एंड यू विल गेट द आंसर। बताइए सबको, अब यहां तक बात क्लियर होती है कि नहीं? हैंड रेज करके बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन। इसी के अंदर अगर मुझे टेंशन निकालनी पड़े तो कैसे निकालूंगा? इसी के अंदर अगर मुझे टेंशन निकालनी पड़े तो मैं ये जो एक्सेलरेशन निकाल चुका हूं, इस एक्सेलरेशन को उठा के पुट कर दूंगा किसके अंदर? टेंशन वाली इक्वेशन के अंदर जो ऊपर बना रखी है t - m1g बराबर m1 है। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। 11th एक्सरसाइज, किसी भी एक इक्वेशन में आप वैल्यू को पुट करिए, आंसर हमेशा आपके पास सेम ही आएगा। लेट अस टॉक अबाउट दैट। वेट फॉर अ सेकंड बेटा। अब मुझे अगर टेंशन निकालनी होगी तो मैं इस एक्सेलरेशन को उठाऊंगा, ऊपर टेंशन वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा। कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, उसको पुट कर दो। आइए पुट करते हैं। जैसे ही पुट करेंगे, देखो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, t - m1g बराबर m1 इंटू a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m2g - m1g डिवाइडेड बाय m1 + m2। क्या किया हमने, वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, क्या किया हमने, वैल्यू को पुट कर दिया और कुछ नहीं किया। ए की जगह पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी है। अब जब टेंशन निकालूंगा तो कैसे निकलेगी, ये बनेगा t m1 m2g माइनस m1 2g डिवाइडेड बाय m1 + m2 प्लस m1g। इसको सॉल्व करो, एलसीएम लो, देखो एलसीएम लेंगे तो बनेगा t बराबर m1 m2g माइनस m1 2g प्लस m1 2g प्लस m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 + m2। m1 2g कैंसिल, सो आंसर आ जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 + m2 and this will be the equation, this will be the equation। ये मेरे पास इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, 2 टाइम्स m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 + m2 and this is the equation we have formed। बताइए बेटा, क्या यहां तक बात सबको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? पहले एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन के बाद अब टेंशन निकालना। हैंड रेज करके बताएं बेटा, सबको बात क्लियर है कि नहीं? सिंपल एटवुड मशीन का सवाल है बेटा, और कुछ नहीं।
इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, ध्यान से देखो। हाँ, न्यूमेरिकल फॉर्म में कर लेते हैं इसको एक बार। न्यूमेरिकल फॉर्म में करते हैं। ये लो, यहां पर मैंने ले लिया 4 kg, ये मैंने ले लिया 2 kg। ऑब्वियसली 4 kg वाला ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, 2 kg वाला ऊपर आएगा। ए एक्सेलरेशन से ए एक्सेलरेशन से हमसे कोई पूछ ले यहाँ पर ए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, तो वही वापस से दो इक्वेशन बना लो। देखो नीचे की तरफ mg लग रहा है 40 न्यूटन, ऊपर लग रहा है टेंशन टी, या नीचे लग रहा है 20 न्यूटन, ऊपर लग रहा है टेंशन टी। सो बनेगा मेरे पास 40 माइनस टी बराबर 4a, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी t माइनस 20 बराबर 2a। दोनों को ऐड करेंगे, बनेगा 20 इज इक्वल टू 6a। a की वैल्यू आ जाएगी 20/6 या 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मैं g/3 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं g/3 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये चेक करना है कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं और उन पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं। अगर आपने ये चेक कर लिया ना कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं और कितने फोर्सेस लग रहे हैं, उसके बाद नेट फोर्स निकालना, इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेट फोर्स निकालना, इक्विलिब्रियम निकालना, इट विल बी वेरी इजी, देयर विल बी नो डाउट इन इट। ठीक है, कोई उसमें डाउट वाली बात नहीं रहेगी। चलिए ठीक है, आप इतनी बात को ध्यान से देखें कि मेरे पास, ध्यान से देखें, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स थे 4 kg एंड 2 kg। नीचे की तरफ लगा 40 न्यूटन, दूसरे पे नीचे की तरफ लगा 20 न्यूटन, ऊपर लगा टेंशन टी, ऊपर लगा टेंशन टी। आपने एक का एक्सेलरेशन नीचे माना तो दूसरे का एक्सेलरेशन क्या होगा, ऊपर ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, 40 माइनस टी बराबर 4a होगा, और दूसरी इक्वेशन बनाई तो t माइनस 20 बराबर 2a होगा। दोनों इक्वेशन को जब अपन ने सॉल्व किया, t से t कैंसिल हो गया, और मेरे पास जो आंसर बनता है वो बनता है 20 बराबर 6a। ठीक है, a की वैल्यू जब यहां से कैलकुलेट की तो 10/3 या फिर g/3 आ गई मेरे पास। एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन योर प्रीवियस ईयर नीट एग्जामिनेशन, नीट 2020। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या मुश्किल है, कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है, आपको तो लॉजिकली चलना है बस। ठीक है, लॉजिक समझते हुए लॉजिकली धीरे धीरे अगर आगे चलते रहोगे तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतनी मेरी गारंटी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं इसको, ध्यान से देखिए। इसका इक्वेशन मैं आप लोगों से मांगूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना दूंगा, इक्वेशन आई वांट फ्रॉम यू गाइस। ये देखो, एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया 60 डिग्री के एंगल, ठीक है, 30 डिग्री के एंगल पे बनाया इंक्लाइंड। ठीक है, 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड प्लेन बनाने के बाद ये मैंने बनाई एक रस्सी, और इस रस्सी से बांध दिया अपने ऑब्जेक्ट को लाइक दिस। इस रस्सी से एक दूसरी तरफ जाके भी मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे बांध दिया। ठीक है, दिस इज 2m, दिस इज m। मजेदार क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन क्यों, क्योंकि 2m मास जो है वो इंक्लाइंड प्लेन पे पड़ा है। सारे सरफेसेस जो हैं बेटा, ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, ये आपको अज्यूम करके चलना है। तो डायग्राम, सुंदर सा डायग्राम अपन ने बना लिया है यहाँ पर। आप देखिए कि अगर ये 2m मास वाला ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, तो m मास वाला ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर आएगा। 2m मास वाला ऑब्जेक्ट अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो m मास वाला ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, एफबीडी बनाते हैं, फोर्सेस दिखाते हैं, तो 2m पे नीचे की तरफ फोर्स कितना, मैं बोलूंगा बेटा 2mg। टेंशन, टेंशन कहां लगती है, धागा हमेशा खींचता है, ये लो धागा खींच रहा है। क्या यही दो फोर्सेस लग रहे हैं, नहीं सर, एक और लग रहा है, कौन सा, नॉर्मल, नॉर्मल रिएक्शन भी तो लगेगा, 3 फोर्सेस लग रहे हैं। चलिए सर, यहां पर दूसरा ऑब्जेक्ट भी तो है, बिल्कुल है, उस पर फोर्स क्या लगेगा, तो सर mg लगेगा नीचे। ठीक है सर, धागा सेम है तो टेंशन लगेगी ऊपर टी, और कहीं से कांटेक्ट कांटेक्ट है क्या, नहीं है, तो नॉर्मल फोर्स भी नहीं लगेगा। सेम साहब, ये मेरे पास एक पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक पे 3 लग रहे हैं, बताओ फोर्सेस पहचानना सभी सीखे कि नहीं सीखे।
फ्रिक्शनलेस सरफेसेस हैं बेटा, all the surfaces are frictionless, all the surfaces are frictionless. All the surfaces are frictionless. ठीक है, सीधी सिंपल सी बात, ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस। सबसे पहले एफबीडी बनाऊंगा मैं एम मास के ऑब्जेक्ट का, नीचे की तरफ लगेगा mg, ऊपर की तरफ लगेगा t, ऊपर की तरफ लगेगा एक्सेलरेशन a। 2mg पे बात करते हैं, 2mg पे बात करते हैं, नीचे की तरफ लगेगा 2mg, टेंशन लगेगा इधर t, ठीक है, एक्सेलरेशन आएगा इधर a, एक्सेलरेशन आएगा इधर a। देखिए ध्यान से बेटा, बहुत गौर से देखेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है mg वाला, ठीक है, इस पे इक्वेशन बनेगी क्या, कौन बता सकता है? ये जो दूसरा एफबीडी बनाया है, मुझे इसकी इक्वेशन बताइए, कौन बता सकता है? देखें जरा इसमें कितना है दम। यस बताइए बेटा। T minus mg is equals to ma। सही बात है, T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ लग रहा है T जो कि ज्यादा है, mg को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि कम है, बराबर क्या कर देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, ये लो आ गया। अब मेरे को दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ये एंगल 60 होगा। क्यों होगा 60? क्योंकि यार हम जानते हैं ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इंक्लाइंड प्लेन 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री ऊपर, ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा ना, तो ऑब्वियसली दिस इज 60 डिग्री। अब मैं mg का 2mg का कंपोनेंट ले लूंगा इधर, ये बनेगा 2mg cos 60। नाउ सी T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, ध्यान से देखो, इनक्लाइंड प्लेन पे नीचे आ रहा है ये, तो मुझे जो भी फोर्सेस है वो इनक्लाइंड प्लेन पे लेने पड़ेंगे, मैं उसके अलावा फोर्सेस को कंसीडर नहीं करूंगा। तो मेरे पास यहां पर जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2mg cos 60 माइनस टी बराबर 2m इंटू ए, क्योंकि नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है बेटा। समझ में आ रही बात? नेट फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो cos 60 1/2 होता है, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यहां से इक्वेशन नहीं, mg माइनस टी, ध्यान से समझना, mg माइनस टी इज इक्वल टू 2ma, ये बनी सेकंड इक्वेशन, ये बनी फर्स्ट इक्वेशन। बेटा इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, ध्यान से देखना, बहुत बेहतरीन रिजल्ट यहां से निकालने वाला हूं मैं आपको। जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करता हूं 1 + 2, तो जैसे मैंने इनको ऐड किया बना t माइनस एम जी बराबर एम ए, दूसरी बनी एम जी माइनस टी बराबर 2ma। तो यहां से मेरे पास जैसे ही ऐड किया, t से t कट गया, mg से mg कट गया, तो मेरे पास बना 0 बराबर 3ma और a बराबर 0। इसका मतलब इस पर्टिकुलर डायग्राम में कोई कहीं भी नहीं चलेगा, अपनी जगह पे पड़े रहेंगे। इस पर्टिकुलर डायग्राम में कोई भी कहीं पे भी नहीं चलेगा, सब अपनी जगह पे पड़े रहेंगे, जैसे हैं, जो ओरिजिनल ओरिएंटेशन में है वो अपनी उसी ओरिजिनल ओरिएंटेशन में रहेंगे, वहां से चेंज नहीं करेंगे। तो आप लोग बताइए, क्या यहां तक अपन सबको समझ में आया कि नहीं? फटाफट हैंड रेज करके बताओ बेटा। 11th class students, don't just sit in the class, I sit idle in the class। चलिए लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन ओवर इट, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी पे बेस्ड लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन।
नाउ लेट्स सी, ध्यान से देखिए। चलिए, मेरे पास अभी तक क्या था उसके बारे में बात करते हैं, फिर अपन आगे बात करते हैं। लेट अस सी, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने देखा कि यार एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से बॉडी नीचे आएगी, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कैसे करेंगे, नेट फोर्सेस कैसे निकालेंगे, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, सो ऑन सो फोर्थ। इस टाइप के क्वेश्चन की, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कर सकते हैं अपन। लेकिन मान लो अगर सवाल को थोड़े से बदल दिया जाए, मान लो अगर सवाल को थोड़ा सा बदल दिया जाए, कैसे बदल दिया जाए, ध्यान से देखिए। हमसे सवाल कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाए, ये यहां पर पुली, ये ग्राउंड, हमसे यहां पर ऐसे दे दिया जाए मास, और मास से हमने कनेक्ट कर दें ऐसे, और यहां पर ऐसे। अब यार इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे दिख रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है? यार सीधी सिंपल सी बात दिख रही है कि सर अगर ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, ठीक है। जब भी बॉडीज कनेक्टेड होती है ना बेटा, जब भी बॉडीज कनेक्टेड होती हैं, तो कनेक्टेड बॉडीज आर, whenever bodies are connected and they are in motion, and हम के डायनामिक्स की जब बात करते हैं तो that type of motion is known as constraint motion। इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं। देखिए प्रीवियस क्वेश्चंस में जो ये क्वेश्चन किए ना अपन ने, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, ये ब्लॉक ऊपर आ रहा है, इन सब में क्या हो रहा है? बॉडीज कनेक्टेड है। ऐसे ही ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, एटवुड मशीन वाले क्वेश्चन में एक मास नीचे गया तो दूसरा मास ऊपर आया, कैसे पता चला? सर कनेक्टेड मोशन था। So all these are the examples of constraint motion। किसके एग्जांपल है ये? कंस्ट्रेंट मोशन के एग्जांपल। अब ये कंस्ट्रेंट मोशन होता क्या है? तो सर जब भी हमारी बॉडीज आपस में कनेक्टेड होंगी विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, या हो सकता है डायरेक्टली कनेक्टेड हो एक दूसरे से, तो एक की मूवमेंट से अगर दूसरे का मूवमेंट होने लगे तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज कंस्ट्रेंट मोशन। अब इस कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर क्या फंडा लगता है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। फंडा क्या लगता है, अपन उस फंडे की बात करेंगे बेटा, मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। ये मैंने दो बॉडीज ले ली, एक ले लिया m1 मास, एक ले लिया m2 मास। m1 मास पे मैंने फोर्स लगा दिया आगे की तरफ ऐसे। मान लेते हैं m1 मास जो है ना वो आगे जा रहा है v वेलोसिटी से। आप बोलेंगे सर अगर m1 आगे जा रहा है ना तो m2 भी आगे जा रहा होगा, कितनी वेलोसिटी से जा रहा होगा? v वेलोसिटी से ही जा रहा होगा, ठीक है सर। ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी। आप, मैंने बोला कैसे पता चला? आप बोलोगे सर कॉमन सेंस की बात है, एक आगे 10 मीटर पर सेकंड से जाएगा, वो जुड़ा हुआ वो भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा। मैं बोलूंगा ठीक, आप भी बोलेंगे ठीक, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां पर एक छोटा सा फंडा है जो फंडा सीखना बहुत जरूरी है। अब ये देखिए m1 मास जो है वो आगे जा रहा है, उसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है। अब आप खुद सोचो इस m1 मास पे कितने भी पॉइंट्स होंगे, किसी भी पॉइंट की बात कर लूं, मैं जानता हूं इस संसार में हर ऑब्जेक्ट मैटर से बना है, और मैटर फंडामेंटल यूनिट एटम होती है, तो हर एटम से मिलके एक बॉडी बनती है, और उस बॉडी के अंदर लाखों करोड़ों एटम्स हो सकते हैं। अब एक बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, तो दैट मींस वो सारे लाखों करोड़ों एटम्स भी 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहे होंगे, ठीक है। दैट मींस ये जो ऑब्जेक्ट है इससे कनेक्टेड जो ये स्ट्रिंग है ये भी 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही हो। इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड जो पीछे वाला मॉलिक्यूल है वो भी 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। इसका मतलब ये स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग हर पॉइंट पे, उस स्ट्रिंग का हर पॉइंट अपने पिछले वाले पॉइंट को खींचता हुआ आगे लेके जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। तो यार एक चीज तो क्लियर हो गई सर, m1 मास 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था कि उस बॉडी के सारे पॉइंट 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे। उस बॉडी पे मौजूद जो स्ट्रिंग अटैच अपन ने की थी उस पे मौजूद भी सारे के सारे पॉइंट्स 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहे हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट जाके उस स्ट्रिंग का m2 से भी कनेक्टेड है। अब क्योंकि इससे पहले वाला पॉइंट 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा था, तो m2 वाला भी ऑब्जेक्ट 10 मीटर से आगे जाने लगता है। ये लॉजिक है इसके पीछे। अब धागा जिस डायरेक्शन में मूव करता है ना, धागे के सारे पॉइंट्स भी उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन को चेंज करने वाला डिवाइस सिर्फ एक ही है, वो है पुली।
सिर्फ पुली ही डायरेक्शन चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज करने की क्षमता रखता है अपने अंदर, बाकी नहीं रखते, बाकी नहीं रखते हैं। तो बेटा सीधी सिंपल सी बात है, लॉजिक समझना है अपन को। तो इसके पीछे बस लॉजिक अपन को क्या कहता है, लॉजिक क्या कहता है कि सर अगर एक ऑब्जेक्ट चलने लगेगा, अगर धागे से कनेक्टेड है, धागे का हर पॉइंट उतनी वेलोसिटी चलने लगेगा, इसीलिए पीछे वाला ऑब्जेक्ट भी चलने लग जाता है। अब ध्यान से देखना, मैं ऊपर वाले डायग्राम में चल रहा हूं, ऊपर वाले डायग्राम में चलने की कोशिश करना, ध्यान से देखो, मजा आएगा आपको, अब समझ में आएगा, फील आएगी। मान लो ये जो इंक्लाइंड प्लेन वाला ऑब्जेक्ट है, ये v वेलोसिटी से नीचे आया, तो धागे का हर पॉइंट v वेलोसिटी से नीचे आने लगा। ऐसे ही यहां पर भी धागे का हर पॉइंट v वेलोसिटी से ऊपर आने लगेगा। लेकिन इस बॉडी से जो कनेक्टेड पॉइंट है वो तो v वेलोसिटी से ऊपर जाना चाहता है, लेकिन बॉडी तो लेफ्ट आना चाहती है। तो हम क्या करेंगे, इस बॉडी पे v1 वेलोसिटी जो है वो उस v वेलोसिटी का कंपोनेंट लेके निकाल देंगे। आपको इतना समझना है कि किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह पे अगर धागे की बात करी जा रही है, तो धागे के सारे पॉइंट एक दूसरे को खींचेंगे, वेलोसिटी सेम रहेगी थ्रू आउट धागा। अब धागे का जो लास्ट पॉइंट m2 मास से कनेक्टेड है, वो तो पॉइंट ऊपर जाना चाहता है ना, लेकिन m2 तो लेफ्ट आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है, तो कितनी वेलोसिटी से आएगा, तो हम ऊपर जाने वाली वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में क्या ले लेंगे, कंपोनेंट। सो यहाँ पर v1 बराबर क्या आ जाएगा, v cos थीटा। फटाफट बताइए हैंड रेज करके, क्या ये बात सबको चमक रही है कि नहीं चमक रही है, सोनू? बेटा ये बात चमकना बहुत जरूरी है। कंस्ट्रेंट मोशन की शुरुआत आज कर दी है, कल की क्लास से और आगे बढ़ाएंगे इसको, शुरुआत हो चुकी है, कंस्ट्रेंट मोशन की शुरुआत हो चुकी है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। सभी लोग हैंड रेज करके बताएं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलिए बहुत सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमसे एक और सवाल पूछा जाता है कि क्या सर कंस्ट्रेंट मोशन हर जगह एप्लीकेबल है क्या? मैं बोलूंगा हर जगह एप्लीकेबल है। आप फॉर एग्जांपल एक लाइन में खड़े हो, और बच्चे क्या करते हैं, कभी कभार लाइन में खड़े होते हैं ना, तो एक दूसरे को धक्का दे देते हैं, धक्का देते हैं ना, जैसे धक्का दे दिया तो ये कनेक्टेड मोशन है ना। अब पूरी पूरी लाइन मान लो खचा खच एकदम एक दूसरे चिपके हुए, एक बच्चे को धक्का दोगे, सारे के सारे धक्का दे के आगे चले जाएंगे, ठीक है? तो ये सब क्या हुआ, ये किसका मोशन का एग्जांपल है, कंस्ट्रेंट मोशन का एग्जांपल है। आप एकदम लाइन में खड़े हो, पीछे से पीछे वाले ने एकदम से दिया धक्का, सारी की सारी रो आगे चली गई, किसके कारण हुआ, कंस्ट्रेंट के कारण हुआ। सब आपस में कनेक्टेड था ना, बहुत जगह देखने को मिलता, जहां पर भी कनेक्टेड बॉडीज का मोशन देखने को मिलेगा वहां कंस्ट्रेंट मोशन है। ऐसे मान लो कि फॉर एग्जांपल किसी की गाड़ी खराब हो गई, टो करनी है, टो करनी है, तो टो कैसे करते हैं, टो करने के लिए एक गाड़ी दूसरी आती है, वो केबल लगाती है गाड़ी से, फिर साथ लेके जाती है, मतलब आगे वाली गाड़ी की जो वेलोसिटी है, पीछे वाली गाड़ी की भी वही वेलोसिटी है। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। सो मेनी, देयर कैन बी मेनी एग्जांपल्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। आपको इस चीज का तो सोचने की जरूरत ही नहीं, बहुत सारे एग्जांपल्स कंस्ट्रेंट मोशन के हमें देखने को मिलते हैं। किसी को कोई भी डाउट है, डाउट वाले बच्चे आज की क्लास में हैंड रेज कर दो, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे।